दोस्तों, सन 2006 में बाबा रामदेव ने एक पतंजलि नाम की कंपनी की नींव रखी थी। लेकिन किसी ने भी अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर ये 58,000 करोड़ रुपए से ऊपर की कंपनी बनेगी। यूएस डॉलर टर्म्स में ये 7.2 बिलियन डॉलर की एक कंपनी है, जो कि एक खासा काफ़ी अच्छा बड़ा अमाउंट है। बड़े-बड़े लोग जो कि स्टार्टअप बनाने का सपना देखते हैं, वो ऐसा बड़ा स्टार्टअप अपनी ज़िंदगी में बना नहीं सकते हैं। और वहीं हिंदुस्तान में एक सन्यासी होता है, जो कि 58,000 करोड़ रुपए से बड़ी एक कंपनी खड़ी करता है। तो ये दिखाता है कि हमारे देश के लोग कितने टैलेंटेड हैं और वो कितना काम करने में जो है एक्सपर्ट भी हैं। बाबा रामदेव को जो है एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने आयुर्वेद को जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में दोबारा से पॉपुलराइज़ किया गया। हम लोग बचपन में अपने दादी के नुस्ख़ों के बारे में तो सुना ही करते थे, और हम सबके घर में जो जब हम लोग को क्या कहते हैं कोई भी कोल्ड या कफ़ हो जाता था, तो हम लोग कहते थे कि हल्दी वाला दूध पियो। तो इस टाइप की छोटी-मोटी रेमेडीज़ हम लोग करते ही हैं। तो ये भी जो है आयुर्वेद से ही आती हैं। तो लेकिन इसको एक बड़ा ब्रांड बनाना और इसको जो है एक इतनी बड़ी मार्केट को जो है कैप्चर करना, जो कि एलोपैथिक मेडिसिन के द्वारा ही डोमिनेट किया जाता हो, ये आसान काम नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है कि आयुर्वेद को कभी उस नज़रों से पतंजलि के आने से पहले इतने बड़े लेवल पर नहीं देखा गया था। और पतंजलि देखा जाए तो उस समय आई थी जबकि भारत एक तरीके से इंटरनेट का बूम हो ही रहा था। पतंजलि के लिए ये राह इतनी ज़्यादा आसान नहीं थी, क्योंकि पतंजलि ने जिस तरीके से अपनी स्टार्ट की थी, उसके बाद उसको काफ़ी सारी जो है फंडिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए और गाँव-गाँव तक और हर टायर 1 सिटी से लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और चंडीगढ़ और बेंगलुरु के अलावा जो कि टायर 2 सिटीज़ हैं, जैसे कि जयपुर, लखनऊ और आपकी बरेली, इन सब सिटीज़ तक पहुँचना घर-घर तक, वो काफ़ी एक अचंभे से बड़ा काम नहीं था। क्योंकि अगर आप जाइए तो एक टाइम पे पतंजलि की तूती बोला करती थी। अब आप बाबा रामदेव ने जो है आयुर्वेदिक में जो है अगर आप देखा जाए तो मेडिसिन से ही शुरुआत की थी। उसके बाद फिर धीरे-धीरे उन्होंने और प्रोडक्ट्स में कि जैसे आटे में, और उनकी तो मैगी भी आई थी, तो उन सब में उन्होंने ट्रांज़िशन किया। कहीं वो सक्सेसफुल हुए और कहीं वो अनसक्सेसफुल हुए। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले सन 2022 से उनका जो है एक ख़राब समय आना आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ था। सन 2022 में और सन 2023 हम कहेंगे कि उनके लिए सही नहीं गुज़रा है। उसमें देखा जाए तो कुछ गलतियाँ उनकी भी थी, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर ऐसा दावा किया था जिसमें कि शब्द परमानेंट क्योर की जब हम बात करते हैं कि तो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देने की बात होती है। तो इस शब्द को ध्यान रखिएगा कि परमानेंट क्योर, जड़ से ख़त्म कर देने की। तो जो कि जिसका कोई क्रेडिबल एविडेंस साइंटिफिकली वो नहीं प्रूव कर सकते थे। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है कि हमने कभी आयुर्वेद को एज़ अ साइंस नहीं देखा, जबकि यही विदेशी कंपनियाँ जो है आती हैं अलग-अलग प्लांट्स पर, अलग-अलग जैसे कि टर्मरिक हो गया, अलग एलिमेंट्स पर जो है वो प्रॉपर रिसर्च करती हैं, पैसा लगाती हैं। अब क्योंकि हमारा देश 47 से पहले तो गुलाम था, उसके बाद हमारे यहाँ एक 90 से पहले जो है आप एक तरीके से कहिए कि सोशलिज़्म चल रहा था। तो उसमें आपको वैसा कैपिटल जुटा पाना काफ़ी मुश्किल था। तो 90 के बाद जब हमारी इकोनॉमी खुली, तो उसके बाद जो है हमारे यहाँ कैपिटल आना स्टार्ट हुआ, तो ही जो है इन सब तरीके की कंपनियों के लिए प्राइवेट फंडिंग अब उपलब्ध हो पाई। क्योंकि सरकार ने एलोपैथी पर ज़्यादा जोर दिया, जबकि देखा जाए तो आयुर्वेद पर अगर वो ज़्यादा जोर देते तो कम लागत में जो है अच्छा इलाज उनको लोगों को उपलब्ध हो सकता था। क्योंकि हमारे गाँव में अधिकतर लोग जानते हैं कि आस-पास उन्हें क्या मिलता है और उसके लिए वो किसी भी बीमारी के लिए, छोटी-मोटी के लिए, चीज़ों के लिए क्या यूज़ कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन हमारे इन सब चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार किया गया और एलोपैथिक पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया। मैं एलोपैथिक इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ मेरा कहने का ये मतलब है, तो मेरा कहना है कि हमें एलोपैथिक के साथ-साथ जो है
आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन, या होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको इजाद तो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई थी, लेकिन उसे अब सही तरीके से अपनाया और उसका जो फुल पोटेंशियल है वो भारतीय बाजार में ही उसका फुल पोटेंशियल रियलाइज हुआ है। तो जर्मन दवाइयाँ जो होम्योपैथिक की हैं वो भारत में काफ़ी ज़्यादा जो है लोकप्रिय हैं। तो ये दो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक को अगर हम ढंग से जो है इस पे रिसर्च करें तो ये मल्टी बिलियन डॉलर्स का जो है व्यापार है। इससे लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है और साथ ही कम लागत में हम लोगों को अच्छी दवाइयाँ भी उपलब्ध करा सकते हैं। और हो सकता है कि जो इलाज अभी आपको एलोपैथिक में नहीं मिला है वो आपको आयुर्वेदिक और या होम्योपैथिक में मिल जाए। इन्हें एक तरीके से अल्टरनेटिव मेडिसिन कह दिया जाता है कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है। जब हम बात शब्द अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करते हैं तो एक तरीके से ये मेडिसिन से थोड़ा सा डाउनग्रेड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हम आयुर्वेद में दोस्तों इतनी शक्ति है कि अगर हम अपने जो ग्रंथ हैं अगर उनका हम सही तरीके से अध्ययन करें, उसमें उसके बाद जो है हम प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाएं तो हम उसमें जो है काफ़ी अच्छा जो है मुनाफा पा सकते हैं। तो पतंजलि पहली एक ऐसी कंपनी थी जिसने इस ओर आगे बढ़ी। वो अलग-अलग प्रोडक्ट्स लाई, उसने मार्केट को जो है अलग तरीके से देखा कि इसमें अच्छा प्रॉफ़िट कमाने का भी उसमें अच्छा प्रॉफ़िट कमाने का भी जो है एक मौका है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग प्रॉफ़िट कमाने को बुरी तरीके से देखते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अभी रिसेंटली दोस्तों पतंजलि ने जो है द हिंदू न्यूज़पेपर में एक ऐड किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने आयुर्वेदा और योगा की हेल्प से जो है अस्थमा और शुगर जैसी बीमारियों को जो है परमानेंटली क्योर कर दिया है। अब यही परमानेंटली क्योर शब्द उनके लिए गले के लिए एक तरीके से फांसी बन गया। क्यों? क्योंकि देखिए जो मैंने आपको प्रॉब्लम शुरुआत में बताई थी कि हमारे यहाँ प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो है कमी है। तो इस वजह से कोई भी साइंटिफिक डाटा इस चीज़ का उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने ये कैसे किया। और शुगर और अस्थमा जैसी बीमारियां का प्रॉब्लम ये है कि ये कभी भी वापस भी आ सकती हैं। तो इनका परमानेंट क्योर मतलब जड़ से ख़त्म करना जो है का दावा वो उनके लिए थोड़ा ख़तरनाक साबित हुआ। और प्रॉब्लम ये भी थी कि कोरोना के समय में वो उन्होंने एक तरीके से डॉक्टरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और जिस तरीके से उस वजह से जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो उनके थोड़ा सा खिलाफ हो गई। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ही जो है उनके खिलाफ कोर्ट में गई थी। और उन्होंने जो है जब वो उनके खिलाफ कोर्ट में गई थी तो कोर्ट ने पतंजलि पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। तो अब उसके बाद भी जो है उन्होंने इस तरीके का ऐड दिया तो ये उनकी तरफ से जो है एक बड़ी गलती थी। अब जब भी हम बात करते हैं कि उनको किस सेक्शन के अंदर किया गया है तो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है 1954, उसके अंदर जो है उनको इस चीज़ के लिए निर्देशित किया गया। क्योंकि पतंजलि का जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें ये तेल और आटे वाले प्रोडक्ट जो है एक्सक्लूडेड हैं। ये खाली उनके जो दवाइयों से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट हैं उन्हीं पर लागू होगा। बाकी जो उनकी सारी चीज़ें हैं जो दवाइयों से अलग है वो वैसे ही चलती रहेंगी। अब जिस ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 की बात करें उसके अंदर सेक्शन 4 होता है। उसमें अगर ड्रग मिसलीडिंग या फॉल्स क्लेम करता है या वो ऐसा रिप्रेजेंट करता है जिससे कि उस दवाई का ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदल जाए, मतलब कि जिस चीज़ के लिए वो नहीं बना है वो अगर वो उसके इलाज का भी दावा करने लगे तो उसके अंदर जो है उसको बुक किया जाता है। और फॉल्स या मिसलीडिंग, फॉल्स मतलब कि गलत और मिसलीड करना मतलब किसी को जो है गलत इंप्रेशन देना। तो अगर ये दो चीज़ें अगर ऐसी होती हैं तो इस सेक्शन को जो है बेसिकली अप्लाई किया जाता है। अब जो कि अस्थमा और जो शुगर और अस्थमा के लिए उन्होंने क्लेम किए थे उसका क्रेडिबल एविडेंस जो है वो नहीं दे पाए हैं। तो इसीलिए जो है कोर्ट ने उनके ऊपर ये सख्ती की है। अब हम बात करते हैं थोड़ा एलोपैथी के लिए। एलोपैथी की भी जब हम बात करते हैं
तो अब आप ये बात समझिए कि एक तरीके से बाबा रामदेव और एलोपैथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस चीज़ को लेकर आमने-सामने हो गई, क्योंकि उनके द्वारा कई ऐसे वक्तव्य दिए गए थे, जिसमें कि डॉक्टरों को जो है सीधे उनको काफ़ी बुरा-भला कहा गया था। तो इस वजह से जो है उनके लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि अगर वो इस तरीके के क्लेम ना करते और बल्कि जो है अपना प्रोडक्ट खाली बेचने पर ध्यान देते, तो शायद ऐसा ना होता। और पिछले कुछ टाइम से ये भी देखा जा रहा है कि पतंजलि जो है काफ़ी तेज़ी से दूसरे सेगमेंट में, जो कि दवाइयों से अलग है, उनमें आना चाहती है, लेकिन वो उस तरीके की गुणवत्ता नहीं दे पा रही है। तो इस वजह से आम जनता के बीच में भी जो है पतंजलि के प्रोडक्ट्स की जो है पॉपुलैरिटी कम हुई है, वो वैसी खुमारी नहीं दिखती जैसे कि पहले दिखा करती थी। अब दोस्तों इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि हो सकता है कि पतंजलि की जो मार्केट वैल्यूएशन है उसमें कुछ कमी आए। अब अगर पतंजलि जो है इसके जो उन्होंने दावे किए थे उसके लिए क्रेडिबल सबूत नहीं दे पाती है, तो हो सकता है कि कोर्ट कुछ काफ़ी उस पे हेवी पेनल्टी लगाए, या फिर जो है उन्हें ऑल टुगेदर इसके लिए अपने उसके जो दवाई के जो जिस पर वो क्लेम करते हैं उस पर स्पेसिफिकली उनको कुछ ऐसे डायरेक्शन दिए जाए जिसमें लिखा रहे कि वो अल्टरनेटिव मेडिसिन ही है, मतलब परमानेंटली क्योर करने के लिए नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें भी कोर्ट उनको डायरेक्टिव ऐसा दे सकती है। बाकी अब इसमें फ्यूचर क्या होता है, देखते हैं दोस्तों आगे। धन्यवाद।